नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप होम लोन के लिए सोच रहे हैं या फिर होम लोन ले चुके हैं तो होम लोन से दोस्तों रिलेटेड छोटी सी छोटी गलती आपको बहुत भारी भरकम नुकसान दे सकता है। अगर आप होम लोन पे छोटा सा भी एक गलती करते हैं तो ये तय है कि कम से कम आपका 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होना ही होना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये सब गलती ना करें, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही शानदार वीडियो जहां पे हम बताएंगे कि अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक चीज को पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ, ताकि आप अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, तो आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसके वजह से आपको भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे एसबीआई यानी कि सबका चहीदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल साइट में जाके हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, बाद में हम अपने एक्सेल सीट में ये देखेंगे कि अगर आप अपने लिए एक 20-25 लाख का होम लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई कितनी आएगी, आपके लिए बेस्ट टेन्योर कितना होना चाहिए, और दोस्तों आपको किस तरह से आपकी ईएमआई का पेमेंट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे और हर एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम पी लैब भी बोलते हैं दोस्तों। अब ये लोन कौन कौन ले सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। अवेल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं फॉर फुलफिलिंग पर्सनल नीड। आप कोई किसी भी पर्सनल नीड के लिए इस लोन को ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप एजुकेशन पर्पज के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ केयर के लिए एटसेट्रा। पर यहाँ से हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों पी लैब का होम लोन के सेक्शन के बारे में, कि अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको गिरवी रख के आप किस तरह से होम लोन ले सकते हैं दोस्तों। अब बस यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों कि आप एसबीआई लैब का कोई भी बिजनेस पर्पज के लिए लोन नहीं ले सकते हैं दोस्तों। एसबीआई लैब विल नॉट परमिटेड फॉर बिजनेस पर्पजेस। ये एसबीआई लैब के तहत आप बिजनेस पर्पज के लिए लोन नहीं ले सकते दोस्तों। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अगेंस्ट में बिजनेस लोन लेते हैं, उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों, उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है, इसलिए ये होम लोन के सेक्शन में आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन नहीं मिलेगा। उसके लिए आप अलग क्राइटेरिया से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इसके फीचर्स के। दोस्तों इसका जो सबसे पहला फीचर है दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम होता है दोस्तों, लगभग 1% के आसपास होता है। फिर यहाँ पे एसबीआई क्लेम करता है कि आपको कोई भी हिडन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ना हो कि आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपको पता चला कि आपको हर महीने 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने की पड़ रहा है, या फिर साल में एक बार कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह देने की पड़ रहा है। ऐसा आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो वहां उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं गिरेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 15 साल के लिए लोन लिया है, अब 5 साल के बाद आप इस लोन को एक बार में पूरा चुकता करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं गिरेगी दोस्तों। फिर इंटरेस्ट जो होता है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होता है, यानी कि आप जिस तरह से इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे उस तरह से दोस्तों आपका इंटरेस्ट गिरता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया है 20 लाख रुपए का, अभी आपने 20 लाख में से 2 लाख रुपए चुकता कर दिया है, बचा 18 लाख का, तो जो भी आपका लो इंटरेस्ट गिरेगा वो 18 लाख के ऊपर गिरेगा, ना कि 20 लाख के ऊपर दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसका कुछ इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं तो आपका जो रेसिडेंट है वो इंडियन होना चाहिए, आपके इंडियन का नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 70 साल होनी चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पे 15 साल तक का लोन ले सकते हैं दोस्तों इसके तहत। अब आते हैं दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट और फीस के ऊपर। दोस्तों इंटरेस्ट रेट और फीस जो होता है वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे, और सारे भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं दोस्तों। तो अगर आप इस ये लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस गिर जाता है दोस्तों 1% का, जैसे कि हमने बताया था। 1% के साथ साथ दोस्तों आपको सर्विस टैक्स भी मिल जाता है, और इसका वैल्यू जो है वो 50,000 के ऊपर नहीं जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको एडवोकेट का फीस देना पड़ेगा, जो कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक वैल्यूएटर फी देना पड़ेगा। दोस्तों वैल्यूएटर का काम क्या है, मान लीजिए मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख के लोन लेना चाहता हूँ, तो वैल्यूएटर डिसाइड करेगा कि उस प्रॉपर्टी का वैल्यू आज के करंट
प्राइस कितना है, मतलब मार्केट में उसका प्राइस कितना है, उसके हिसाब से वो लोन देगा दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत है दोस्तों 10 लाख रुपए, तो मुझे जो लोन मिलेगा वो 7 लाख के आसपास मिलेगा। तो आपको जितना भी लोन मिलता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो आपके प्रॉपर्टी का लगभग 70% के आसपास होता है दोस्तों। अब प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, कितना है, ये डिसाइड करेगा वैल्यूएटर। उसके लिए वैल्यूएटर को आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मिनिमल होता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों पोस्ट सैंक्शन। पोस्ट सैंक्शन का मतलब होता है दोस्तों आपके लोन अप्रूवल के बाद आपको कौन कौन सा ड्यूटी वगैरह देना पड़ेगा। जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, लोन एग्रीमेंट आपके और बैंक के बीच में जो होगा उसके लिए एक स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। फिर उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको करना पड़ेगा दोस्तों। फिर दोस्तों कृषि रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपए और उसके साथ साथ जीएसटी लगता है, ये 5 लाख रुपए तक का लगता है दोस्तों। यानी कि अगर आप 5 लाख या फिर 5 लाख से कम रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको 50 के साथ जीएसटी, और उसके ऊपर अगर लोन ले रहे हैं तो 100 और उसके साथ जीएसटी लग जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जिसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको चाहिए होगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आप बैंक को लोन अप्लाई करते समय जो लोन का एप्लीकेशन फिलअप करेंगे वो चाहिए होगा दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा। फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप पैन, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। रेसिडेंस का प्रूफ यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ पे भी यहाँ पे दोस्तों आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, गैस बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों प्रॉपर्टी का पेपर, जिस प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखना चाहते हैं वो उसका पेपर, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, जहां पे भी आप होम घर बनाना चाहते हैं वहां आपको एक परमिशन लेटर चाहिए होगा, उसका बिल। फिर आता है दोस्तों एग्रीमेंट फॉर सेल, अगर आप कहीं पे एक बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो उसका आप सेलर और बायर का जो एग्रीमेंट होता है वो चाहिए होगा दोस्तों। फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनाया हुआ है नया आप उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लगता है। फिर दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट लगता है, ये महाराष्ट्र वालों के लिए सिर्फ है। फिर आपका मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, ये सब आपको छोटा छोटा चीज चाहे हो सकता है दोस्तों। फिर अप्रूव्ड प्लान कॉपी, दोस्तों जो भी आपका घर बना रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं उसका घर कैसा है, यानी कि कितना स्क्वायर फीट का घर है, या कितना बड़ा घर है, कितने साइज का घर है, कितने माला, 1 माला है, 2 माला है, हर का ब्यूरो जिसका हम ब्लू कॉपी बोलते हैं वो भी आपको चाहिए होगा दोस्तों। फिर पेमेंट रिसीव्ड, अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल पेमेंट मेड बिल्डर और सेलर, जैसे कि मान लीजिए आप घर बना रहे हैं तो घर एक दिन में नहीं बन जाता है, स्टेप वाइज एक 4-6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह का टाइम लगता है दोस्तों। तो जब भी आप सेलर को जो पे करेंगे या फिर बिल्डर को पे करेंगे, स्टेप वाइज पे करेंगे, तो जो भी पेमेंट करेंगे उसका रिसीट देंगे दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपके अकाउंट का स्टेटमेंट, लोन अप्लाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको, अगर आपने पिछले 1 साल से पहले किसी कोई लोन लिया है, जैसे कि मान लीजिए आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पिछले 6 महीने पहले आपने कार लोन लिया है तो कार लोन का भी पूरा डिटेल चाहिए होगा दोस्तों। हालांकि हम आपको ये कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि होम लोन से पहले पिछले 1 साल में आपने किसी लोन लिया है, अगर लिया है तो उसको जल्दी से बंद कर दीजिए, ये आपके होम लोन को जो अमाउंट है उसको इफेक्ट करता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों अगर आप को एप्लीकेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो को एप्लीकेंट है उनका खुद का कुछ एक इनकम सोर्स होना चाहिए दोस्तों। अगर आप को एप्लीकेंट ऐड करते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिलने के चांसेस हैं और आपके जो लोन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक के जगह पे 2 लोगों पे आ जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपका को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर भी अच्छा है तो और कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलने के चांसेस है। अगर आपका को एप्लीकेंट एक महिला है जैसे कि आपकी वाइफ है तो उस केस में आपका लोन के इंटरेस्ट में 0.5% कम होने के चांसेस भी होते हैं दोस्तों। अब अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों तो पिछले 2 साल का आईटीआर का रिटर्न चाहिए होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, उसी के साथ साथ दोस्तों आपको 3 साल का आईटीआर का रिटर्न
और दोस्तों पिछले 3 साल का प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट चाहिए होगा दोस्तों। अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है तो उस केस में लोन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। अगर आपका ये शो करता है आपका बैलेंस शीट कि आपका जो प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा दोस्तों। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आप एक प्रोफेशनल है जैसे कि सीए, डॉक्टर एंड अदर प्रोफेशनल है तो उसके लिए आपको आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दोस्तों। इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए, इन सब सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई टेंशन लेने की इसमें आपको कोई इतनी झंझट नहीं है। आप किसी भी एडवोकेट को हायर कीजिए, वो एडवोकेट अगर थोड़ा उसका एक्सपीरियंस होगा तो आराम से सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपके लिए रेडी कर देंगे मिनिमल फीस लेके दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अपने मेन मुद्दे पे। जैसे कि हमने देखा कि आपने सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर दिया, जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है सबको पूरा कर दिया, अब आपको लोन मिल गया। अब जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों लोन मिलने के बाद आपकी ईएमआई कितनी आएगी उसका कैलकुलेशन किस तरह से हम करें, उसके लिए चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक्सेल सीट पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोन अमाउंट डालेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं दोस्तों। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 8.5% से आराम से रेट ऑफ आपका होम लोन मिल जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि इसका जो टेन्योर है मैक्सिमम आप 15 साल के लिए ले सकते हैं, तो हम 15 डाल देते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर आप 20 लाख रुपए का लोन 8.5% के हिसाब से 15 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई आ जाएगी दोस्तों 19,695 रुपीज, यानी कि लगभग 20,000 रुपए के आसपास आ जाएगी। और आप 20 लाख रुपए का लोन लेंगे और उसके ऊपर जो ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो 15,20,000 का होगा। कुल मिला के दोस्तों आप लगभग 35 से 36 लाख के बीच में आपकी प्रिंसिपल प्लस उसका ब्याज मिला के आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने बैंक से लोन लिया है 20 लाख रुपए का और बैंक को देना है दोस्तों आपको 35 लाख रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा प्री पेमेंट करके, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे प्री पेमेंट पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं गिरेगा। तो हर साल अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट कम जाएगा दोस्तों। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे और एक सेल पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया दोस्तों पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। ये जो 19,695 रुपए आप दे रहे हैं दोस्तों, हर महीने 1500, 1700, 1800, 2000 जिस महीने में जितना सुविधा हो उतना पैसा जोड़ के आप यही एक एक्स्ट्रा ईएमआई यानी कि एक ईएमआई का पैसा आप एक्स्ट्रा बैंक को पे कर देते हैं तो वहां पे दोस्तों आपका लोन घट के हो जा रहा है दोस्तों। देखिए ये जहां पे आपका इंटरेस्ट 15 लाख का था वहीं पे आपका 4 लाख का सेव होके ये हो गया दोस्तों 11,70,000 के आसपास। उसके साथ साथ दोस्तों 15 साल में आप जहां पे 180 15 गुना 12 यानी कि 180 महीने आप अपने लोन को चुका रहे थे। अगर आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे देते हैं हर साल तो उसी के चलते दोस्तों आपकी लोन चुकता हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा नेगेटिव वैल्यू यानी कि 139। 180 महीने का लोन 139 महीने में चुकता हो रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से लोन लेके अपने होम लोन को, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेके अपने लोन को अच्छे से चुकता कर सकते हैं दोस्तों। इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट पे जरूर पूछिए, हम जितना जल्दी हो सके आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई चीज जानने के लिए मिलता है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।